हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर स्टडीज़। ये वीडियो वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का एक हिस्सा है। इसमें अगस्त के 14 से 20 अगस्त के बीच का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूज़ है हेरोन मार्क 2 ड्रोन के बारे में। इस ड्रोन को भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने के लिए इजराइल से खरीदा है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन। यह 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह हर मौसम में तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहकर मिशन को पूरा करने में भी सक्षम है। इसके साथ और भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे यह 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जिसकी मदद से यह एक ही बार में भारत के विभिन्न सीमा की सुरक्षा कर सकता है। इसकी रफ्तार 277 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम हो सकती है। अगला न्यूज कैक्टस प्रोजेक्ट से है। यह केंद्र सरकार का एक वाटरशेड योजना है। यह योजना इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिल करके चलाया जा रहा है। इसका जो प्रयोग है भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, फल जो खाने योग्य होते हैं उसके लिए, बायो फर्टिलाइजर के लिए तथा वैकल्पिक ऊर्जा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस स्लाइड में इससे और भी संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, जैसे यह कार्बन को अवशोषित करने में मदद कर सकता है और इसमें पोटास भी पाया जाता है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही इसका प्रयोग दवाइयों में भी होता है, बायो लेदर के रूप में भी किया जा सकता है और जर्मनी ने ऑलरेडी 30% वैकल्पिक ऊर्जा जो है इससे तैयार करने की दिशा में अग्रसर है। अगला न्यूज आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई ने मैकेंजी एंड कंपनी इंडिया और एक्सेंचर सॉल्यूशंस की मदद से अपने जो विशाल डेटाबेस है उसका विश्लेषण करके उन्नत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका उपयोग करना चाहती है। अगला न्यूज राजकोषीय स्थिति के बारे में है। इसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शीर्ष पे हैं। ये रिपोर्ट डायचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास की ओर से जारी किया गया है। इसमें प्रमुख 17 राज्यों की वित्तीय स्थिति पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार निचले पैदान पर बंगाल, पंजाब और केरल हैं, लेकिन इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो है ये पहले और द्वितीय स्थान पर है अपने राजकोषीय स्थिति को मैनेज करने के मामले में। रिपोर्ट का मापदंड क्या था? इसमें देखा गया था राजकोषीय घाटा आपका कैसा है, स्वयं का कर राजस्व कैसा है, राज्य का कर ऋण जो है ऋण स्तर है वो कैसा है, राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान कैसा है। आगे चलते हैं। अगला न्यूज चलती फिरती लाइब्रेरी से है। ये एक बहुत ही अनूठी पहल है जो हिमोत्थान व संकल्प यूथ फाउंडेशन संस्था की मदद से चलाया जा रहा है। इसमें सुदूर इलाकों में जहाँ पे बहुत ही संसाधन की कमी होती है, घोड़े की पीठ पर, ये तस्वीर देख सकते हैं आप लोग, घोड़े की पीठ पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही अनूठी पहल है। इससे जो भी रिमोट एरियाज हैं, सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहता है, उस स्थिति में घोड़े की पीठ पर किताबों को लाद करके वहां पहुंचाया जा सकता है और बच्चे पढ़ाई का आनंद उठा सकते हैं। अगला न्यूज है नेवम समर फेस्टिवल से। ये पहला ही प्रश्न बनता है ये कहाँ मनाया जाता है? ये ब्रिटेन का बहुकला उत्सव है। जो ये देख रहे हैं ना, ये कार्डबोर्ड का है। ये कार्डबोर्ड का बनाया जाता है कैसल, जो प्रति वर्ष होता है, जो प्रति वर्ष न्यू कैसल में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। ठीक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का जो रिपोर्ट है उसमें इसमें आज़ादी के बाद से अब तक जो 76 सालों में 76 सालों में भारत ने क्या क्या अचीव किया है उससे एक संबंधित रिपोर्ट है। जैसे 1951 में
साक्षरता दर जो था केवल 18.3% था, जबकि 2021 में यह 77.7% हो गया है। उसी तरीके से प्रजनन दर जो थी वो 5.9 थी, जो कि बहुत ही अधिक है, और यही 2020 से 25 में यह कितना हो गया है, प्रति महिला 2 रह गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं शिशु मृत्यु दर, जो कि 181 था। अब शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर, ठीक है, तो ये 181 था, अभी कितना हो गया है, घट के केवल 27 रह गया है। तो हमने काफी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। फिर से क्या है, प्रति व्यक्ति औसत आय कितना था, 1951 में 265 रुपीज, 265 रुपए मात्र था, जो कि 2011 में लगभग 60,000, मतलब 59,971 हो गया, और जो अभी बढ़ करके लगभग 1,70,000 रुपए हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति हमारी भारत की दर्शाता है। इसी प्रकार से 3.75 लाख करोड़ डॉलर के साथ भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और एक हमारी सरकार की एम्बिशियस टारगेट भी है कि अगले कुछ वर्षों में 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन मतलब 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनना है, ठीक है। हालांकि अभी इसको कोरोना के बाद इसको रिवाइज कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना ने काफी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए अभी नए में इसको 2027 कर दिया गया है। पहले कितना, कब तक का टारगेट था, 2025 तक का ही टारगेट था, 5 ट्रिलियन, जिसको 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए। इसी तरीके से पहले क्या था, अनाज हम लोग खरीदते थे, बाहर से आता था अनाज, अब क्या है, हम लोग अनाज को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी इंडिया दूध के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक करता देश है, लेकिन हम लोग चूंकि इतनी बड़ी आबादी है, तो हम लोग जितना दूध उत्पादन होता है उतना दूध पी भी जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत कम करते हैं हम लोग। उस तरीके से चावल देखिए, प्रति व्यक्ति कितना उपलब्ध था, 158 ग्राम था ये, मत मान के चलिए कि 160 ग्राम के आसपास था, बट अभी कितना है, ये 201.2 ग्राम प्रति व्यक्ति चावल उपलब्ध था। और तो हम लोग अभी दुनिया के सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्ट करता भी हैं। गेहूं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी, 65 ग्राम था ये, 65.7 ग्राम्स, और ये 2023 में बढ़ के कितना हो गया, 177.7 ग्राम प्रति व्यक्ति ये हो गया है। 1990 तक भारत अनाज के मामले में शुद्ध शुद्ध आयातक हुआ करता था, मतलब कि हम लोग कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, निर्यात नहीं करते थे, केवल हम लोग मंगाते ही थे और खाते ही थे। जब 1990 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म आया, ठीक है, उसके बाद से हमारी इकोनॉमी खुली, और धीरे धीरे हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लोग चावल, जैसे बताया कि चावल में हम लोग अभी विश्व के सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र हैं। 2020 में 59 लाख टन अनाज का शुद्ध निर्यात इस देश से किया गया था। दूध का भी देखते हैं, 1950-51 में मात्र 1.7 टन जो था, ये करोड़ टन में है, इतनी ही उत्पादन हुआ करती थी, लेकिन 2021-22 में ये 22.1 करोड़ टन हो गया है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से हवाई यात्रियों में देखिए, जो अभी तक सबसे ज्यादा है, हवाई यात्रियों की संख्या 30 करोड़ के पार कर गई है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। इसमें एक स्कीम जो सबसे बेहतर है वो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। आजादी के समय सड़क नेटवर्क जो था 4 लाख किलोमीटर से भी कम था, लेकिन अभी कितना है, 64 लाख किलोमीटर के पार चला गया है। ये सारे सड़कों की बात हो रही है। इसी तरीके से कितना था, जो रेल रनिंग ट्रैक था, 59,315 इतना हुआ करता था, जो 2022 में 1.28 लाख किलोमीटर हो गया है। इसी तरीके से रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या कितनी थी 1950 में, मात्र 3 लाख थी, जो अभी बढ़े कितनी हो गई है, 30 करोड़ हो गई है। अभी एक नया स्कीम है सरकार का, SNA स्पर्श, जो अब ये किस लिए स्कीम चल रही है, जैसे जो केंद्र द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता है किसी स्कीम को चलाने के लिए, उसमें होता क्या है कि राज्य कभी कभी उस
पैसे को उस स्कीम में खर्च ना करके दूसरे स्कीम में खर्च कर देते हैं, या फिर जैसे चुनाव आ जाता है तो चुनावी वादा पूरा करने में उस पैसे को खर्च कर देते हैं और उस स्कीम को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या है कि अब उसी स्कीम में आप पैसा खर्च कर सकेंगे जिस स्कीम में इस पैसे को आवंटन किया गया है, और इससे क्या हो गया कि राज्यों का फंड प्रवाह पर भी केंद्र ज्यादा सतर्क होकर के नजर रख सकेगा। इसके बाद से यही सब उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से कि आप हर राज्य को इस योजना के तहत आरबीआई में एक विशेष खाता खोलना होगा जिसके जरिए फंड का वितरण किया जाएगा, और उसी फंड से देखा जाएगा कि आपको जिस फंड में केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं आपने उस फंड में पैसा खर्च किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए घोषित हर विशेष कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन करेगी। राज्य सरकार की तरफ से भी आरबीआई में अपनी विशेष स्कीम के लिए एक एसएनए खाता खोलना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जहां का पैसा है वहां पे इस्तेमाल हो सकेगा। आगे चलते हैं। अब इसमें और भी डिटेल दिए हुए हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय का निर्देश है, उसमें आरबीआई का भी जो है उस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला न्यूज चुनाव आयुक्त के चयन से संबंधित है। इसको जानने के लिए पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम लोग। मार्च में इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलकर के एक जो चुनाव आयुक्त का नाम होगा वो तय करेंगे और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन इस विधेयक के आने के बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसमें इसके हिसाब से क्या होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह पे अब एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। तो इस तरीके से 3 मेंबर बॉडी तो रहेगी लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होंगे। अब जैसे अभी अगर ये कानून बन जाएगा तो कौन कौन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो और उनको नाम असिस्ट करने के नाम बताने के लिए एक कैबिनेट सचिव के अंदर एक सर्च कमेटी बनेगी जिसमें 2 अन्य और सदस्य होंगे, और ये 5 नाम सुझा सकते हैं प्रधानमंत्री वाली कमेटी को। लेकिन अब प्रधानमंत्री वाली कमेटी के मर्जी के ऊपर है कि वो उस नाम को सोचते हैं, उस नाम पे विचार रखते हैं, या फिर उसके बाहर से भी किसी का नाम पे विचार कर सकते हैं। इसी में आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस कमेटी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या है। और यहाँ पे जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला न्यूज है अमेरिका में भारतवंशी को हार्वर्ड का शीर्ष पुरस्कार से संबंधित। ये भारत अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं राज चेट्टी। इनको आर्थिक गतिशीलता सिद्धांत के माध्यम से गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के मौके मुहैया कराने के लिए बनाए गए इंटरेक्टिव टूल के लिए वर्ष का यह पुरस्कार दिया गया है, और इस टूल का क्या नाम है, ऑपरेशन इनसाइट। अगला न्यूज है विश्व के रहने योग्य शहरों में भारत के 4 शहरों के टॉप 50 में आने से। ये 173 देशों की एक सूची शामिल की गई है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई जो जिनका स्थान है जो 45 से 50 के बीच में है। इनका कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं दिया गया है, बस इस तरीके से बताया गया है कि 45 से 50 के बीच में है। और ये जो संस्था जारी करती है इसकी संस्था क्या नाम है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसकी स्थिति जारी करती है। और इनका मापदंड क्या क्या है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण जैसे 5 कारकों को आधार पर यह किया जाता है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को रहने के लिए सबसे अच्छा शहर बताया गया है। और इसके बाद रैंकिंग में सबसे नीचे खिसकने वाले शहरों में कौन कौन से हैं, ब्रिटेन के एडिनबर्ग, मैनचेस्टर और लंदन, और 2 अमेरिका के लॉस एंजल्स और सन डिएगो भी हैं।
और डेनमार्क के जो कोपेनहेगन है, जहाँ पे बहुत सारे समिट्स भी होते रहते हैं, को दूसरा स्थान दिया गया है। अब इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न और सिडनी तीसरे चौथे स्थान पे रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो सबसे खराब स्थिति दर्शाई गई है वो सीरिया की है। ये सीरिया कहाँ का है? सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है उसकी उसको सबसे खराब बताया गया है। और पाकिस्तान का अपना भी देख लीजिए, कराची है जो 169वें स्थान पे है 173 शहरों में। अब क्या ही हाल होगा वहां का। अब यहाँ से स्पोर्ट्स का कुछ। भारत के अनिबान लाहिड़ी को LIV गोल्फ बैडमिंटन में दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसमें ये सब खेलों का पत्ती है कि कोई 74 का खेल खेलता है, फिर 64 होता है, फिर 70 का कार्ड खेलते हैं। तो ये हमारे समझ से बाहर है। बट ये देखते हैं कि ये अनिबन लहारी जो है ये दूसरे स्थान पर थे। फिर आगे चलते हैं। जानिक सीनर नेशनल बैंक ओपन टेनिस के चैंपियन बने हैं। ये इटली के हैं, 7वीं वरीयता प्राप्त 21 वर्षीय। बस ये इतना ही हमारे लिए है कि यह उनका 8वां ATP है। नाम क्या है इनका? जानिक सिनर। अगला न्यूज विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप से है। ये अभी अम्मान जॉर्डन में संपन्न हुआ। इसमें 61 किलोग्राम वर्ग में मोहित कुमार जो है विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियन बने हैं। और ये दूसरे भारतीय हैं, किसके बाद? दीपक पुनिया जो 2018 में यह चैंपियनशिप जीते थे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे दूसरे पहलवान बने हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद एक अंतिम पंघाल हैं जो इतिहास रचते हुए 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। ठीक है, ये भी वही अम्मान में ही चल रहा है, ये उसी से संबंधित सारे न्यूज हैं। और इस बार भारत के 7 पहलवानों ने इस बार कितने पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिर यहाँ पर है, प्रिया ने जर्मनी की लॉरा को हरा करके 5-0 से जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये एक न्यूज हो गया। ये तीनों न्यूज जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से संबंधित थी। अब यहाँ पे आते हैं, क्रिकेट का एक न्यूज है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपना करियर लंबा खींचने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएफा ये फुटबॉल से संबंधित है, यूरोपियन फुटबॉल से संबंधित है। सुपर कप में मैनचेस्टर सिटी ने स्पेनिश क्लब सेविया को हराकर विजेता बना है। अब देखते हैं विश्व शतरंज का एक न्यूज है। फीडे ने, जो उसकी संस्था है, लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष से महिला बने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है भाग लेने से। निशानेबाजी का न्यूज है, जिसमें निशानेबाज ईसा सिंह व शिवा नरवाल ने बाकू अजरबैजान में जो है विश्व चैंपियनशिप, जो इनकी वहां पे विश्व चैंपियनशिप चल रही है निशानेबाजी की, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। इस तरीके से आगे चलते हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 वर्ष पूरे कर लिए। फिर देखते हैं आगे। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अगला न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से संबंधित है। इसमें बस ये कहा गया है कि जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है तो उस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि हल्के सर्दी फ्लू जैसे लक्षण का दिखेगा शरीर में। बस आगे चलते हैं। अगला न्यूज सुलभ शौचालय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से संबंधित है। इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ये देश में शौचालय क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो था बिहार में हुआ था, बिहार के वैशाली जिले के गांव रामपुर बघेल में। और इनको इन काम के लिए, स्वच्छता को सुलभ बनाने के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला न्यूज पीएम विश्वकर्मा योजना से है। यह केंद्र सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसके तहत
13,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। ठीक है, इसमें 18 प्रकार के कारीगरों व शिल्पकारों जो पारंपरिक रूप से काम करते हैं उनकी जो कुशलता है उनको और निखारने के लिए योजना लाई गई है। ठीक है, इसमें 5 साल में 30 लाख परिवारों को लाभ होगा इससे। और इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम शामिल हैं। पहला जो है यह बेसिक होगा, जैसे उनको कुछ और जो अभी काम कर रहे हैं उसमें उनको और थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उनको अगर जब जब प्रशिक्षण लेने आएंगे तो उनका काम का नुकसान होगा, क्योंकि वो लोग रोज कमाते हैं, तो उस समय उतने दिन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपन दिया जाएगा। और फिर जब उनकी प्रशिक्षण हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 15 दिन का है या 30 दिन का प्रशिक्षण जब समाप्त हो जाएगी, तो फिर उनको 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि वो कुछ टूल्स जो सामान वगैरह है खरीद सकें। और दूसरे प्रकार का जो कार्यक्रम है उसमें जो कारीगर और शिल्पकार हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। ठीक है, और ये लोन बहुत किफायती दर पे होगी, और ये इसकी जो अधिकतम ब्याज दर होगी वो 5% होगी। और अगर ये टाइम से दे देते हैं, लोन पूरा करते हैं, तो केंद्र सरकार उसमें कुछ रिबेट भी देगी। और ये पूरी जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार ही मुहैया कराएगी। अगला न्यूज है लिकारू मिंगला फुकचे सड़क से। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है? बीआरओ कर रहा है। इसकी ऊंचाई जो है 19,400 फीट है। इससे पहले 19,024 फीट पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर बेल सड़क बनाकर ये एक विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। अगर ये अभी ये बन जाता है तो ये नया विश्व रिकॉर्ड होगा, जो अपना ही रिकॉर्ड बीआरओ तोड़ेगा। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये रोड कहाँ बन रहा है? पूर्वी लद्दाख में, जो चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे मात्र 3 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, अगला न्यूज है असम परिसीमन अधिसूचना को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की। अब इसमें देखते हैं, असम के निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन अधिसूचना राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित राज्य के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की रिपोर्ट में विधानसभा क्षेत्रों 126 है वहां पर, और लोकसभा क्षेत्र कितने? 14 हैं। में 19 विधानसभा व दो लोकसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति एसटी और 9 विधानसभा क्षेत्र व 1 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया। इससे इतना संबंधित नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि असम में अभी परिसीमन की अधिसूचना जारी की गई थी, जहां पे उसका कार्य लगभग लगभग पूरा कर लिया गया है। आगे चलते हैं। रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिला है। अब इसमें देखते हैं ये क्या क्या है। 32,000 करोड़ की लागत से ये पूरा काम संपन्न होगा। इसमें रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 9 राज्यों के 35 जिलों को सीधा फायदा होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं। ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सहायक होंगी। निर्माण पूरा होने के बाद लगभग 7.6 करोड़ मानव दिवसों के प्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा। उत्तर से दक्षिण राज्यों के बीच ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चल सकेंगी। वर्तमान ट्रेनों की गति बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। तो इसलिए ये रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना की मंजूरी मिली है। अगला न्यूज जो है वो तेल के आयात से संबंधित है। ये देखते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं। तो पहले रूस जो है यूरोप को तेल सप्लाई करता था, लेकिन अब यूरोप ने तेल खरीदना रूस से कम कर दिया है। तो इसलिए अब भारत को कच्चा तेल रूस से मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ है कि आयात जो है रूस से कच्चे तेल और उर्वरक का जो आयात है वो दुगना होकर के 20.45 अरब डॉलर का हो गया है, जिससे रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयातक स्रोत बनकर उभरा है। ठीक है, अब ये अगला एक रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको एडीआर रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये सीधे सीधे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एडीआर का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये एडीआर किससे संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अभी जो राज्यसभा के सांसदों के संपत्ति के बारे में ब्यौरा दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि 225 मौजूदा सांसदों में से 12% मतलब 27 जो सांसद है वो अरबपति हैं। और राज्यसभा सांसदों की कुल संपत्ति 18,210 करोड़ रुपए है, जिसमें बीआरएस के जो सांसद हैं बंदी पार्थ सारथी, उनकी अकेले संपत्ति 5,300 करोड़ रुपए की है, जो सबसे अमीर सांसद हैं।
अगला न्यूज है रेलवे से, उत्तर रेलवे से संबंधित, जिसमें बताया गया है कि 47 भारत गौरव ट्रेन इस वर्ष चलाई गई हैं, जो कि रामायण यात्रा, बुद्धिस्ट सर्किट, नॉर्थ पूर्वी डिस्कवरी, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सर्किट से संबंधित हैं। इसके बाद जापान की 88 वर्षीय एथलीट जिनका नाम कात्सुमी साकी है, ने ऑस्ट्रिया में क्रॉस काउंटी स्कीइंग 2023 मास्टर्स वर्ल्ड कप में भाग लेकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित। इस कार्यक्रम को 2015 में शुरू किया गया था। अभी किस लिए न्यूज में है कि क्योंकि इसका विस्तार 2025-26 तक किया गया। ठीक है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है और इसके लिए 14,903 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है सेबी से संबंधित, जिसमें सेबी की जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता है उसकी जरूरत पूरा करने के लिए सरकार ने भारतीय रेल वित्त निगम में 11.36% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। इसके बाद इजराइल के किरियत गेट के पास 5,500 साल पुराना एक द्वार मिला है, जो ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे पुरानी संरचना है ये। इसके बाद डॉर्नियर 228 यह एक निगरानी विमान है, इसको भारत ने श्रीलंका को देने का निर्णय लिया है। इसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा राज्य, जो प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया। अभी आपने सब लोगों ने देखा होगा कि मानसून के टाइम पे शिमला में चाहे और भी जो उसके आसपास के क्षेत्र है, काफी भूस्खलन हुआ है, काफी लोगों की जान भी गई है, जो कि बहुत दुखद है। इसलिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता लेने में आसानी होगी, इसलिए राज्य को ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये हाइड्रोजन बस है। देखिए ये पहली बार इसको देश की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ पर, ये लद्दाख में आरंभ किया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखा जा रहा है इसको। इसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको एनटीपीसी भी बोलते हैं, उसके सहयोग से ये ट्रायल इसका जो आरंभ किया गया है। ये हाइड्रोजन बस की तस्वीर है। इसके बाद ये जो ऑफिस देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस है। इसको कहाँ बनाया गया है, बेंगलुरु में बनाया गया है। और इसका इसकी खासियत क्या है, इसको 3D प्रिंटर्स की मदद से बनाया गया है और इसमें जो सहयोग किया है आईआईटी मद्रास ने किया है और ये 45 दिन में बन के तैयार हुआ है। तो ये कहाँ बना है, 3D, पहला देश का पहला ही है यह 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, जो कि बेंगलुरु में शुरू हो गया है ये। इसके बाद एक वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट आया है, जिसके अनुसार बीते 9 वर्षों में देश में जनधन खातों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। कुल जनधन खातों में 67% जो है ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्र में खोले गए हैं, जो कि अच्छी बात है, जिससे जो वित्तीय समावेशन की बात हो रही है उसको बल मिला है। अब एक दिल्ली विश्वविद्यालय से न्यूज है, जो कि विभाजन को लेकर के, जो भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था, वो विभाजन को लेकर के अनुसंधान करने के लिए केंद्र खोलने की बात कह रही है। ये इजराइल से संबंधित है, वहां पर कुछ न्यायिक सुधार को लेकर के मांगे चल रही हैं, वहां पर काफी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अगला करंट अफेयर्स भारत के 77th इंडिपेंडेंट डे से है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। 4 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और 11 को शौर्य चक्र दिया जाएगा। 11 शौर्य चक्र में 5 को मरणोपरांत नामित किया गया है। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भारत के दूसरे सबसे बड़े और शांतिकालिक वीरता पुरस्कार हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय की ओर से 17 और 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब आगे देखते हैं, इस बार कुछ हमारे स्वतंत्रता दिवस पे नया हुआ है। अब नया क्या हुआ देखते हैं। इस बार 105 लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया है। 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है ना, उसका सलामी देने के लिए। पहले किसका प्रयोग किया जाता था, ये ब्रिटिश 25 पाउंड तोपों का प्रयोग किया जाता था, बट अब अपने ही देश में बने स्वदेशी, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग अब
स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेहरू स्मारक की तस्वीर है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय है, जो इसका नाम बदल करके अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। अब इस 14 अगस्त को कर दिया गया। अब इसकी स्थापना जो है ना 1 अप्रैल 1966 को की गई थी। और इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे उनका नाम था बाल राम ननद। ये इनके प्रथम डायरेक्टर थे। अब इसका नेहरू संग्रहालय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। अगला न्यूज जो है वो राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम से है। एट होम का मतलब है घर पर ही, जिसमें देश के विभिन्न जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बुलाया जाता है, गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ये राष्ट्रपति भवन में ऐसा कार्यक्रम एट होम होता है। ठीक है। अगला जो न्यूज है एसबीआई की एक रिपोर्ट से है, जिसमें कहा गया है कि 2047 जब हम लोग की आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, उस समय अभी जो 2 लाख प्रति व्यक्ति हमारी आय है, उससे बढ़ करके 15 लाख रुपए, जो कि $12,400 हो जाएगी। और तब तक देश में 72.5 करोड़ कामकाजी लोगों की संख्या भी पहुंच जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। अगला न्यूज इंडियन नेवी से है, जिसमें कोलकाता में राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के लिए परियोजना 75A के तहत निर्मित स्वदेशी युद्धपोत, ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी है, ये स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण मतलब लॉन्च किया इसको। अब अगला न्यूज जो है एक ऐप है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप। ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है, अब इस मैप को अगर आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, जैसे कि जहाँ पे एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस होता है, या पास में आपके कौन सा आप जहाँ से गुजर रहे हैं, कौन सा पर्यटन स्थल है, या फिर फास्ट टैगिंग रिचार्ज है, डीजल पेट्रोल का भुगतान करना हो, और भी संबंधित जो जानकारी है, ये गूगल मैप की तरह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगला न्यूज एक आरबीआई के वेब पोर्टल से। अभी क्या है कि आरबीआई के पास या देश के विभिन्न बैंकों के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं जो कि अनक्लेम्ड है, जैसे किसी के अकाउंट में कुछ पैसे रह गए और वर्षों से नहीं निकाले हैं, तो उस पैसे को वापस करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए किसका है, एक वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा। उसका नाम क्या है, उद्गम। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कि बिना दावे वाले पैसे हैं उनके बारे में कुछ पता चल सके, इसलिए आरबीआई के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उद्गम। इस तरीके से 18 अगस्त को दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में शून्य परछाई दिवस वाला देखा गया स्थिति। अब सूर्य परछाई दिवस में क्या होता है, जैसे जहां पे आप खड़े होते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है कि दोपहर के समय पे तो आपकी परछाई बिल्कुल आपके पैरों के नीचे आ जाती है, मतलब आपकी परछाई कहीं बनती ही नहीं। उस स्थिति को शून्य परछाई स्थिति या शून्य परछाई दिवस या जो इस तरीके की कहते हैं। अगला न्यूज है अल नीनो से संबंधित। अब क्या है, अल नीनो के प्रभाव के कारण इस साल अगस्त महीने में जो बारिश है वो औसत से कम रहा है। अब यहाँ पे अल नीनो के साथ एक लाल नीनो टर्म आता है। जब लाल नीना होता है उस टाइम पे क्या होता है, वर्षा अधिक होती है, और अल नीना के टाइम पे क्या होता है, सूखे जैसी स्थिति देश में उत्पन्न हो जाती है। और थोड़ा सा अब इतिहास की भी जानकारी ले लेते हैं, इस सप्ताह क्या क्या हुआ है। अब 14 अगस्त 1862 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है। ये कभी कभी हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, तारीख तो नहीं पूछते हैं बट ईयर जरूर पूछ लेते हैं। तो अगस्त महीने में ही हुआ था 1862 में बम्बई हाई कोर्ट का। और इसका जो क्षेत्र है वो दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव के लिए भी ये काम करती है। इसके आगे ये है 1914 में ही पनामा कैनाल का उद्घाटन किया गया था। ये अमेरिका द्वारा निर्मित है, लेकिन बाद में इसको जो पनामा, यहाँ पर जो पनामा कंट्री है उसको सौंप दिया गया है। ये 82 किलोमीटर लंबा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत हजारों मील की जो मील की जो दूरी है उसको कम कर देता है। ये हमारे अरविंदो घोष हैं, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। अब इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और जैसे इन्होंने कुछ बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि द लाइफ डिवाइन। ठीक है। उसके बाद द ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योग, ये सब इन्होंने, और इन्होंने जाकर के पौंडीचेरी में एक आश्रम खोल लिया था, और ये शुरू में एक्सट्रीमिस्ट
जो होते हैं क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, लेकिन बाद में इन्होंने जाकर के अरविंदो आश्रम की स्थापना कर लिया पुदुचेरी में। अगली व्यक्ति जो है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये देखिए इन पे भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। और ये जो है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये इन्हीं के द्वारा रचित है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हो गई। ठीक है। इसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। इसके बाद इनकी जो और रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। मेरा नया बचपन, खिलौने वाला, कोयल, उल्लास। बचपन में हर कोई इनकी कविताएं जरूर से जरूर पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर सीरीज का इस वीक का डिस्कशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू।